गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का आपका। सब लोग जल्दी जल्दी लाइव ज्वाइंट हो जाओ सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द टुडेज लेक्चर। कल का जो आपका लेक्चर था, वी हैव फिनिश्ड विद द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का जो स्ट्रक्चर था वो हमने लास्ट लेक्चर में खत्म किया था। आज जो दूसरा टाइप है सेल का, ओके, उसके साथ हम डील करेंगे। जो दूसरा टाइप है आपका वो है आपकी यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली क्या है, उसके अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके क्या फंक्शंस है, ये थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले जैसे मैं बोल रहा हूं, सब लोग जल्दी जल्दी लाइव ज्वाइंट हो जाओ, फटाफट आ जाना है सब लोगों ने लाइव। चलो, वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट सब लोग ज्वाइंट हो रहे हैं, जल्दी जल्दी से ज्वाइंट हो जाना है सब लोगों ने। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला था कि आज का जो आपका लेक्चर है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अ सेकेंड टाइप ऑफ सेल विच इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। जो दूसरा टाइप है आपके सेल का वो कौन सा है आपका? यूकैरियोटिक सेल है। ओके, तो जैसे मैं बोल रहा हूं कि इसका मीनिंग जो है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मीनिंग इज एक्सट्रीमली सिंपल। ये जो वर्ड की हम बात कर रहे हैं यू, इसका मतलब होता है ट्रू और गुड। और जो दूसरा वर्ड हमने यहां पे यूज किया है दैट इज कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है न्यूक्लियस। सो the cell which has a true or good nucleus, or the cell in which nucleus is very well developed, nucleus बहुत properly developed है, या फिर ऐसा सेल जिसके अंदर मैं बोल रहा हूं ट्रू या गुड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, then this kind of cell will be known as eukaryotic cell. Okay, if you talk about the examples of this eukaryotic cell, the first example I can put out here, plant cell. Second example that I can put out here is your animal cell. And finally the cells of fungi. Okay, so ये सारे आपके यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स हैं। बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल। ये आपने 10th स्टैंडर्ड तक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसको और थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कुछ वर्ड्स हैं जो शायद 10th स्टैंडर्ड में क्लियर नहीं होंगे या फिर उनका मीनिंग हमको प्रॉपरली पता नहीं होगा। ओके, तो वो सारी चीजें जो है वो यहां पे कवर होने वाली है। सिंपल सी चीज है। ओके, तो मैं बात कर रहा हूं, वापस एक बार बता देता हूं, द सेल विच हैज अ वेरी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, देन दिस टाइप ऑफ सेल इज नोन एज अ यूकैरियोटिक सेल। एग्जांपल्स आर योर प्लांट सेल, एनिमल सेल, द सेल्स ऑफ फंगाई। ओके, प्लांट और एनिमल सेल के ऊपर फोकस रहेगा एंड बोथ द स्ट्रक्चर्स दैट वी आर गोइंग टू डू और स्टडी साइमल्टेनियसली। दोनों मतलब प्लांट और एनिमल सेल के जो स्ट्रक्चर्स है एक साथ हम पढ़ने वाले हैं। ओके, कुछ स्ट्रक्चर्स दोनों में कॉमन है। ओके, कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, कुछ स्ट्रक्चर ऐसे भी है विच आर फाउंड ओनली एंड ओनली इन द एनिमल सेल्स। ओके, सो वन बाय वन जैसे जैसे हम उस पार्ट को कवर करते जाएंगे मैं आपको बताते जाऊंगा कि ये स्ट्रक्चर कहां पे है, कहां पे नहीं है, कहां पे कॉमन है। ओके, तो इसके बारे में सबसे पहला जो आपका पार्ट है वो स्टार्ट कर लेते हैं। एंड द फर्स्ट पार्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ योर यूकैरियोटिक सेल इज सेल वॉल। आपके यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर का जो सबसे पहला पार्ट है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, और उस पार्ट को क्या नाम देना है आपको? सेल वॉल, ऐसा नाम देना है। सिंपल है। ओके, रफली एक डायग्राम यहां पे बना देते हैं। अगर आप प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हो, सो इट इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। अंदर का जो पार्ट है वो फिलहाल मैं नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, जो हमको रिक्वायर्ड है वही हम ड्रॉ करेंगे। ओके, तो रफली अगर ये हम आपकी प्लांट सेल कंसीडर कर रहे हैं तो जो कुछ भी मैंने बाहर की साइड में येलो कलर में ड्रॉ करके आपको दिखाया हुआ है दैट पार्ट इज एक्चुअली नोन एज अ सेल वॉल। मैं बोल रहा हूं डायग्राम में जो पार्ट मैंने कौन से कलर में शो किया हुआ है, येलो कलर में, वो जो है वो कौन है आपका? सेल वॉल है। तो सेल वॉल इज एंड आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। आपके प्लांट सेल की जो आउटर कवरिंग है, इस आउटर कवरिंग को आपको क्या बोलना है?
सेल वॉल ऐसा बोलना है, सिंपल। ओके, एंड इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल, अगर आप इस सेल वॉल का क्या देख रहे हो, स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर आपको दिखने वाला है थोड़ा सा सेमी ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है। ओके, देन कंसिस्टेंसी अगर आप देखते हो तो स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होगा, थिक होगा। एंड वन मोर पॉइंट, इट इज रिजिड। रिजिड ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है हार्ड है थोड़ा सा। ओके, रिजिडिटी का मतलब होता है हार्डनेस। सो जैसे मैं बोल रहा हूं कि कुछ वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के मीनिंग अगर हमको आज समझ में आ गए तो पूरे 2 साल ये वर्ड्स कहीं ना कहीं पे आते रहेंगे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको ये वर्ड्स के मीनिंग समझ में नहीं आते, तो सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने लगता है। तो ये फाउंडेशन का जो पर्पस है ये वही है कि जो बेसिक टर्म्स है जो फ्रीक्वेंटली यूज किए जाएंगे, अगर उन टर्म्स के मीनिंग आपको क्लियर हो गए इन फाउंडेशंस के लेक्चर में, तो आगे इस सब्जेक्ट में आपको बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, सो मैं बोल रहा हूं सेमी ट्रांसपेरेंट कवरिंग है, थिक है, और स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, रिजिड है। व्हेन यू टॉक अबाउट द थिकनेस ऑफ द सेल वॉल, इस सेल वॉल का अगर मैं क्या देख रहा हूं, थिकनेस, सो इट विल बी फ्रॉम 0.1 नैनोमीटर टू सेवरल नैनोमीटर्स। कम से कम 0.1 नैनोमीटर से कुछ सेवरल नैनोमीटर्स तक उसका थिकनेस हो सकता है। ओके, नाउ ये जो है कुछ यूनिट्स है, यूनिट्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स। मतलब अभी ये जो स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं सेल की, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, नेकेड आई को बिल्कुल विजिबल नहीं है। तो अगर मुझे इसके कुछ मेजरमेंट्स लेने हैं, लेंथ मेजर करना है, डायमीटर मेजर करना है, ओके, तो उसके लिए कुछ अलग तरीके के यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पे आप मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ओके, या मीटर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, इतने बड़े स्ट्रक्चर्स नहीं है। ओके, तो जनरली क्या क्या यूज होता है, इन जनरल 3 टर्म्स बताने वाला हूं। ओके, एक होता है आपका माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर्स। 1 माइक्रोमीटर जो है वो क्या होगा आपका, 10⁻⁻6 मीटर है, 10 का पावर 6 है, तो 10 के ऊपर 6 जीरोस लगा देंगे। ओके, 1 मीटर का लेंथ लेना है, और इस 1 मीटर के लेंथ को, ये जो फिगर आपके सामने है, उतने पार्ट्स में आपको डिवाइड कर देना है, इक्वल पार्ट्स में। और जो इसका एक सिंगल पार्ट बनेगा यहां पे, ओके, वो होगा आपका 1 माइक्रोमीटर। तो ये एटलीस्ट मीनिंग पता होनी चाहिए कि माइक्रोमीटर क्या होता है। यहां पे मैंने लिखा है नैनोमीटर, ये इससे भी छोटा है। व्हेन यू टॉक अबाउट दिस 1 नैनोमीटर, इट विल बी इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर्स। मतलब अभी 10 का पावर 9 है तो 9 जीरोस ऐड होंगे। ओके, 1 मीटर को हम उतने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और जो एक सिंगल पार्ट बनेगा वो होगा आपका 1 नैनोमीटर। और कहीं पे हम यूज करेंगे 1 एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट। ये जो लिखा है बोर्ड पे, ये क्या है आपका 1 एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट है। तो ये 1 एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट होता है 10⁻⁻10 मीटर्स। तो 3 एटलीस्ट आपको इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो है मेजरमेंट के, ये प्रॉपरली पता होने चाहिए। 1 माइक्रोमीटर का मतलब होगा 10⁻⁻6 मीटर्स, 1 नैनोमीटर होगा 10⁻⁹ मीटर्स, और 1 एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट होगा आपका 10⁻⁻10 मीटर्स। ओके, तो इस मेजरमेंट में या फिर इन यूनिट्स में हम इसको मेजर करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया कि इसका जो थिकनेस है आपके सेल वॉल का, वो होता है फ्रॉम 0.1 नैनोमीटर टू सेवरल नैनोमीटर्स। नाउ आगे आपको क्या ध्यान में रखना है, सिंपल सा पॉइंट है। ओके, आपके सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन क्या है। ओके, तो अगर हम सेल वॉल के किसके बारे में बात कर रहे हैं, केमिकल कंपोजिशन, इन प्लांट्स इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। प्लांट्स में ये किससे बनी है, पॉलीसैकेराइड्स। एनिमल्स की बात करते हैं तो यहां पे लिख देता हूं, इन एनिमल्स, शायद आपको ये पता होगा, सेल वॉल इज एब्सेंट। सेल वॉल जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट है। मतलब जो ये सेल वॉल के बारे में मैं बात कर रहा हूं, दिस स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट ओनली एंड ओनली इन प्लांट सेल। सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है, एनिमल्स में एब्सेंट है। ओके, तो केमिकली किससे बनी होती है, पॉलीसैकेराइड्स। शायद मैं पहले कभी ये आपको मीनिंग बता चुका हूं, जो बच्चे नए उनके लिए बता देता हूं। फिलहाल इतना ध्यान में रखना है, पॉलीसैकेराइड इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बायोमोलिक्यूल नाम का एक चैप्टर है जहां पे हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल आपको यह ध्यान में रखना है कि पॉलीसैकेराइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है, जहां पे पॉली का मीनिंग होता है मेनी,
सैकराइड का मतलब होता है शुगर, पॉली का मतलब क्या लेना है, मेनी लेना है, ओके। सैकराइड का मतलब जो है वो क्या लेना है आपको, शुगर ऐसा लेना है। तो बहुत सारे शुगर यूनिट्स, ग्लूकोज यूनिट्स, ओके, या फिर सिंगल शुगर यूनिट एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाते हैं और फिर जाके आपका क्या बनता है, ये पॉलीसैकेराइड बनता है। और जो सबसे मेन पॉलीसैकेराइड जो है वो कौन सा है, तो उसका नाम है सेल्यूलोज। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये हमको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि भाई ये जो प्लांट सेल है उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड पाया जाता है उसका नाम क्या है। तो मैंने बोला कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा पॉलीसैकेराइड है, सेल्यूलोज नाम का। लेकिन कंसेप्ट ये भी है कि ये जो केमिकल कंपोजिशन है आपके सेल वॉल की, इट विल बी चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द टाइप एंड फंक्शन ऑफ सेल। केमिकल कंपोजिशन जो है वो चेंज भी हो सकता है, किसके हिसाब से, आपके सेल के टाइप के हिसाब से या फिर फंक्शन के हिसाब से, ओके। एंड फाइनली अगर हम बात करेंगे तो इसके साथ और क्या हो सकता है, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा हेमी सेल्यूलोज। सेल्यूलोज तो कंपलसरी होगा, लेकिन सेल्यूलोज के साथ क्या है आपका, हेमी सेल्यूलोज है। उसके बाद एक और मटेरियल होता है जिसका नाम है सुबेरिन, ओके। कहां पे आपको देखने को मिल सकता है, पेक्टिन, ओके। देयर इज वन मोर कॉल्ड लिग्निन। ये जितने भी मैंने अभी बोर्ड के ऊपर लिखे हैं, ओके, हेमी सेल्यूलोज, सुबेरिन, पेक्टिन, लिग्निन, वंस अगेन ऑल आर द टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। ये भी सारे के सारे किसके टाइप से, आपके पॉलीसैकेराइड्स के टाइप है, ओके। तो सेल्यूलोज के साथ हेमी सेल्यूलोज हो सकता है, सुबेरिन हो सकता है, पेक्टिन हो सकता है, लिग्निन भी हो सकता है। और मैं बात कर रहा हूं कि ये कौन होगा कौन नहीं होगा, दिस इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द सेल, व्हाट द फंक्शन ऑफ द सेल इज देयर। सेल का फंक्शन क्या है, उसका टाइप क्या है, उस हिसाब से ये चेंज होगा, सिंपल, ओके। नाउ अभी ये जो सेल वॉल है आपकी, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, ओके। तो देखो आपके सेल वॉल का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, तो सबसे पहला फंक्शन है इट गिव्स अ डेफिनाइट शेप टू द सेल। आपकी जो सेल है उसको एक डेफिनेट शेप देने का काम जो है वो कौन करेगा, आपका सेल वॉल करने वाला है, ओके। दूसरा फंक्शन हम ऐसा बोल सकते हैं, इट इज गोइंग टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द सेल। आपके सेल को क्या प्रोवाइड करेगा, ये सपोर्ट। देन इट ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द सेल। सेल को क्या प्रोवाइड करेगा, ये प्रोटेक्शन। एंड फाइनली इट इज गोइंग टू प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल। रिजिडिटी का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, द मीनिंग ऑफ रिजिडिटी इज व्हाट, हार्डनेस, ओके। तो सेल को सपोर्ट देना है, सेल को प्रोटेक्शन देना है, सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करनी है, ये सारे काम जो है वो कौन कर रहा है, आपका सेल वॉल, ओके। देन अगर आप सेल वॉल की बात करते हैं, ओके, तो मैं कहूंगा यहां पे इट इज फ्रीली परमिएबल इन नेचर। इसका जो नेचर है वो कैसा है, फ्रीली परमिएबल है, ओके। एंड इट अलाउज और हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। कोई मटेरियल बाहर से सेल के अंदर जा रहा है, ओके। मान लो कि कोई मटेरियल का ट्रांसपोर्ट बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है, या फिर अंदर का कोई मटेरियल अंदर से बाहर आ रहा है, तो ये जो आपके मटेरियल्स का ट्रांसफर हो रहा है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपके सेल वॉल के ऊपर। मैं बोल रहा हूं नेचर जो है वो कैसा है, फ्रीली परमिएबल। और तीन चीजें जो है उनके मीनिंग हम देखने वाले हैं, ओके, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बायोलॉजी में यू कैन फाइंड सम मेम्ब्रेन्स। मान लो कि ये एक मेम्ब्रेन है, ओके। मेम्ब्रेन जो है वो तीन टाइप के होते हैं। देयर आर सम मेम्ब्रेन्स विच आर फ्रीली परमिएबल। कुछ मेम्ब्रेन जो है वो कैसे होते हैं, फ्रीली परमिएबल होते हैं, ओके। देयर आर सम मेम्ब्रेन्स विच आर सेमी परमिएबल एंड देयर आर सम मेम्ब्रेन्स विच आर सिलेक्टिवली परमिएबल। देखो बहुत तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ओके। मैं बोल रहा हूं बायोलॉजी में जैसे सेल वॉल जो है वो एक मेम्ब्रेन हो गया है। सेल वॉल के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है, शायद आपने पढ़ा होगा, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी का वर्ड का मीनिंग बता देता हूं कि इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कौन से मटेरियल्स उस तरफ जा सकते हैं, या फिर उस तरफ से इस तरफ आ सकते हैं, या फिर मेम्ब्रेन को कौन क्रॉस कर सकता है, ट्रांसपोर्ट होके एक साइड से दूसरे साइड पे जा सकते हैं।
तो ये उस मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी हो गई। अभी मान लो कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन अगर आप लेते हो, सॉल्यूशन का कंसेप्ट अगर आपको पता होगा, ओके, तो ये दो चीजों से बना होता है। यहां पे आपको मिलेगा सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। ये सॉल्यूशन की जब मैं बात कर रहा हूं, ओके, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, सॉल्वेंट देखने को मिलेगा, सोल्यूट भी होगा, तब जाके सॉल्यूशन बनेगा आपका। जैसे मान लो पानी है, पानी में नमक डाला हुआ है, ओके, तो पानी जो है वो आपका सॉल्वेंट है, जो नमक आपने डाला है वो क्या है, उसके अंदर सोल्यूट है। तो पॉइंट ये है, अगर इस मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों पास हो रहे हैं, दोनों अलाउड है पास होने के लिए, ओके, द मेम्ब्रेन इज फ्रीली परमिएबल। ये जो मेम्ब्रेन है वो कैसा है, फ्रीली परमिएबल है, कोई भी मटेरियल उसको क्रॉस करके जा सकता है। या फिर स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं मैं एकदम, कोई भी सॉल्वेंट या सोल्यूट का मॉलिक्यूल उसको क्रॉस करके जा सकता है। ऐसे मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन। दूसरा टाइप मैंने यहां पे लिखा हुआ है, आपका कौन सा मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब क्या है, यहां से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही पास हो सकते हैं, सोल्यूट अलाउड नहीं है। सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल पास होगा, सोल्यूट के मॉलिक्यूल पास नहीं होंगे। अगर इस तरह का मेम्ब्रेन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और फाइनली आता है आपका सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या है, सॉल्वेंट तो पास होगा ही होगा, लेकिन कुछ सिलेक्टेड सोल्यूट भी पास हो सकते हैं। सॉल्वेंट पास होने वाला है, लेकिन सॉल्वेंट के साथ मैं बोल रहा हूं कुछ सिलेक्टेड, सारे नहीं, कुछ सिलेक्टेड सोल्यूट जो है वो क्या हो सकते हैं, वहां से पास हो सकते हैं, उसको क्रॉस करके जा सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो इस मेम्ब्रेन को हमको क्या बोलना है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन बोलेंगे हम उसको, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ऐसा बोलने वाले हैं, सिंपल। ओके, तो आई थिंक ये आपका समझ में आ गया होगा कि ये मेम्ब्रेन का मतलब क्या है। फ्रीली परमिएबल में सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों पास हो सकते हैं। अगर आप सेमी परमिएबल की बात कर रहे हैं तो यहां से सिर्फ और सिर्फ कौन पास हो सकता है, सॉल्वेंट। और अगर हम सिलेक्टिवली परमिएबल की बात कर रहे हैं तो वहां से आपका सॉल्वेंट के साथ कुछ सिलेक्टेड सोल्यूट भी पास हो सकते हैं। तो जब मैं सेल वॉल की बात कर रहा हूं तो इसका नेचर है फ्रीली परमिएबल, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये है आपके यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर का पहला पार्ट, जिसको हमने नाम दिया है सेल वॉल। ओके, तो इसको वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। ओके, एक बार वापस हम देखेंगे इसको। कुछ लोगों को फॉन्ट का थोड़ा सा इशू है, साइज बढ़ा देता हूं मैं। ओके, ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा। ओके, तो मैं बोल रहा हूं कि ये जो आपकी सेल वॉल की हम बात कर रहे थे, वापस एक बार 2 मिनट में रिवाइज करके बताने वाला हूं। आउटर कवरिंग इन द प्लांट सेल, प्लांट सेल की जो आउटर कवरिंग होती है वो है आपकी सेल वॉल। स्ट्रक्चर जो है वो सेमी ट्रांसपेरेंट है, थिक है और रिजिड है। इसकी जो थिकनेस होती है सेल वॉल की, इट इज फ्रॉम 0.1 नैनोमीटर टू सेवरल नैनोमीटर्स। ओके, एक नैनोमीटर का मतलब क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। ओके, 1 नैनोमीटर इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁹ मीटर्स। ओके, देन एनिमल सेल्स में आपकी सेल वॉल एब्सेंट है। उसके बाद मैंने कहा कि उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या है, तो पॉलीसैकेराइड से बनी है। मेन पॉलीसैकेराइड्स वहां पे कौन सा देखने को मिलेगा आपको, ओके, द नेम ऑफ द पॉलीसैकेराइड इज, यू कैन से, सेल्यूलोज। सबसे इंपॉर्टेंट और मेन पॉलीसैकेराइड कौन सा देखने को मिल रहा है, सेल्यूलोज है। लेकिन केमिकल कंपोजिशन जो है वो सेल के टाइप और फंक्शन के हिसाब से बदल सकता है। ओके, तो उसके साथ, सेल्यूलोज के साथ वहां पे हेमीसेल्यूलोज हो सकता है, सुबेरिन हो सकता है, पेक्टिन हो सकता है, लिग्निन। वापस एक बार बोल रहा हूं, ये सारे के सारे पॉलीसैकेराइड्स हैं, सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ओके, देन आपके फंक्शंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला फंक्शन है, इट इज गोइंग टू प्रोवाइड अ डेफिनाइट शेप टू द सेल। दूसरा मैंने बताया ये सेल को सपोर्ट दे रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, रिजिडिटी भी दे रहा है। एंड फाइनली हमने बात किया कि ये जो आपका सेल वॉल है उसका नेचर कैसा है, फ्रीली परमिएबल है, वो मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करेगा इन एंड आउट ऑफ द सेल। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज नोन एज सेल वॉल। सो आई थिंक सेल वॉल सब लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, अगर समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दो, सो दैट आई कैन गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। दूसरे पार्ट की तरफ जाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं वो भी क्या है, कोई दिक्कत नहीं है।
चलो फटाफट कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दो, अगर कुछ डाउट्स है तो वो भी पूछ सकते हो। आई विल चेंज द कलर नाउ, कलर भी चेंज कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आई थिंक ग्रीन कलर ज्यादा बेटर है। यस, चलो बता दो जल्दी जल्दी। क्या बात है, चलो सब लोगों को समझ में आ गया है, वेरी गुड। सो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, अगले पार्ट की तरफ मूव करेंगे, एंड दैट पार्ट इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो दूसरा पार्ट यहां पे हम पढ़ने वाले हैं, उस पार्ट का नाम क्या है आपका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अभी थोड़ी देर पहले यहां पे हमने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, वापस एक बार ड्रॉ कर देता हूं। ओके, बहुत सिंपल है, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया था। ओके, और बाहर की तरफ मैंने ये येलो कलर में आपको दिखाया था सेल वॉल। अभी जो येलो कलर का पार्ट है उसके अंदर देखना है, जो ग्रीन कलर का पोर्शन है। ओके, दैट पोर्शन इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इट कैन बी ऑल्सो नोन एज अ सेल मेम्ब्रेन। इसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो? सेल मेम्ब्रेन। और देयर इज वन मोर नेम कॉल्ड प्लाज्मा लेमा। चलो, तीन नाम ध्यान में रखने आपको, या तो मैं उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकता हूं, या तो मैं उसको सेल मेम्ब्रेन बोल सकता हूं, या फिर उसको क्या बोल सकता हूं? प्लाज्मा लेमा, विच इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ सेल वॉल इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल में वो कहां पे प्रेजेंट है? सेल वॉल के अंदर के साइड में। ओके, लेकिन अगर एनिमल सेल्स की बात करते हैं तो आपने कहा सर वहां पे सेल वॉल एब्सेंट है, तो एनिमल सेल में जो आउटर कवरिंग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। दो अलग अलग कंसेप्ट यहां पे बन रहे हैं। ओके, अगर प्लांट सेल की आउटर कवरिंग है तो वो सेल वॉल होगी, लेकिन एनिमल सेल में आप बोल रहे हो सेल वॉल सर एब्सेंट है, तो एनिमल सेल की जो आउटर कवरिंग होगी वो डायरेक्टली क्या होगा आपका? सेल मेम्ब्रेन होगा या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। और ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज केमिकली मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन्स। ये केमिकली किससे बना होता है? लिपोप्रोटीन से बना होता है। ओके, शायद मैंने आपको जो सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए थे इनिशियली, वहां पे मैंने आपको बताया होगा कि कोई भी सेल ले लो, मतलब अभी ये तो सबका सेम है, बैक्टीरिया से लेकर प्लांट, एनिमल या फिर और कोई ऑर्गेनिज्म होगा जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, तो ये जनरली किससे बना होता है? लिपोप्रोटीन से। लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स, लिपिड्स का मतलब होता है फैट्स, तो लिपिड्स के साथ क्या होंगे वहां पे? प्रोटीन्स। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है अलग अलग, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए यू आर गोइंग टू यूज अ फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। अगर मुझे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर स्टडी करना है तो हम ये कौन से स्ट्रक्चर की मदद से करेंगे? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल की मदद से करेंगे, विच इज प्रपोज्ड बाय टू डिफरेंट साइंटिस्ट, सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर और निकोलसन नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये मॉडल प्रपोज किया है समथिंग अराउंड इन 1971। ओके, और ये फ्लूइड मोज़ैक मॉडल जो है ना, ये सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बहुत प्रॉपरली डिस्क्राइब करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, एक्चुअली आपका जो सेल मेम्ब्रेन है, इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। उसके अंदर फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर मतलब दो लेयर होते हैं, बाई का मतलब है टू। जो लिपिड्स की मैं बात कर रहा हूं, लिपिड्स और प्रोटीन्स है, तो कौन सा लिपिड होता है वहां पे? फॉस्फोलिपिड होता है। लिपिड के साथ फॉस्फोरस भी है। ओके, इसलिए कहां? फॉस्फोलिपिड। और इस फॉस्फोलिपिड के कितने लेयर्स होते हैं? दो, और उन दोनों लेयर्स के बीच में प्रोटीन्स आर एम्बेडेड। रफली एक डायग्राम बता देता हूं, सैंडविच की तरह अरेंजमेंट है। मान लो कि ये फॉस्फोलिपिड का एक लेयर है और ये आपके फॉस्फोलिपिड का दूसरा लेयर है। बाइलेयर मतलब दो लेयर हो गए, और इन दोनों के बीच में ये जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं, एक्चुअली ये आपके कौन से मॉलिक्यूल है? प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल है। दो लेयर के बीच में अगर कोई चीज है तो हमारे बायोलॉजी में हम उसको बोल सकते हैं वो क्या है? एम्बेडेड है। एम्बेडेड का मतलब होता है इन बिटवीन द टू, दो लेयर्स के बीच में है। इसलिए मैंने कहा
According to this fluid mosaic model, which is proposed by Singer and Nicholson, the structure of plasma membrane is made up of phospholipid bilayer in which proteins are embedded. Phospholipid के bilayer होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन्स एम्बेडेड है, दोनों लेयर के बीच में है. ओके, अब ये डायग्राम जो है ना मैंने बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड ड्रॉ किया है. ओके, इसको और थोड़ा डिटेल में देखेंगे. ओके, हमारे पास कुछ इमेजेस अगर होंगे तो उनके मदद से मैं आपको शो करने की कोशिश करूंगा यहां पे. ओके, देखते हैं क्या है, कुछ मिलता है कि नहीं हमको. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. चलो, बहुत अच्छी तरीके से हमको ये स्ट्रक्चर्स मिल गए हैं. ओके, कौन सा स्ट्रक्चर हमको बहुत प्रॉपरली ये व्यू दे सकता है उसको सिलेक्ट करते हैं. सेल मेम्ब्रेन. चलो ये देख लेते हैं. इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं सो दैट यू कैन गेट अ वेरी प्रॉपर एंड क्लियर व्यू ऑफ दिस. चलो, आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ैक मॉडल कुछ इस तरह से दिख रहा है. ओके, क्लियरली दिख रहा है, सब लोगों को विजिबल है. यस, फटाफट रिप्लाई करो. मुझे थोड़ा सा डाउट है यहां पे कि ये स्ट्रक्चर आपको विजिबल है क्लियरली या नहीं है. फटाफट रिप्लाई कर दो सो दैट आई कैन एक्सप्लेन दिस. ओके, चलो, अभी बहुत अच्छी तरह से और बहुत क्लियरली दिख रहा है. तो देखो, जो भी रेड कलर का पोर्शन आपको दिख रहा है ना, और उसके नीचे मैं यहां पे एक सिंगल ड्रॉ कर देता हूं. ओके, सो दैट ये आपको समझ में भी आ जाएगा थोड़ा सा. ओके, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है राउंडेड फॉर्म में. ओके, और ये नीचे की तरफ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं. ओके, तो ये जो है ये फॉस्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल है. तो ये ऊपर की तरफ एक फॉस्फोलिपिड का लेयर हमको दिख रहा है और ये नीचे की तरफ एक लेयर दिख रहा है. बहुत सिंपल है. तो ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे. ये होगा एक लेयर और ये है आपके फॉस्फोलिपिड का दूसरा लेयर, लाइक दिस. ओके, और जो मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, मैं जो आपको ये बता रहा हूं, ये आपके फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं. हर फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल में दो पार्ट हैं. राउंडेड पोर्शन को आपको बोलना है हेड, और नीचे जो दो लाइंस मैंने शो किए हैं दे आर कॉल्ड एज टेल्स. सो एक सिंगल हेड होता है और दो टेल होते हैं. एक सिंगल फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल को अगर मैं देख रहा हूं, ओके, तो वहां पे क्या होगा, एक हेड होगा और दो क्या होंगे, टेल्स. अभी क्या ध्यान में रखना है, द हेड इज ऑलवेज हाइड्रोफिलिक. जो हेड होता है वो हमेशा कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है. और जो टेल्स होते हैं दे आर ऑलवेज हाइड्रोफोबिक. वो हमेशा कैसे होने वाले हैं, हाइड्रोफोबिक होने वाले हैं. अभी यहां पे और दो वर्ड्स के मीनिंग बताने वाला हूं. हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फिलिया का मतलब होता है अट्रैक्शन. वापस यहां पे हाइड्रो का मतलब है वाटर, फोबिया का मतलब होता है फियर. अगर किसी चीज को वाटर का अट्रैक्शन है तो हम बोलेंगे कि वो चीज हाइड्रोफिलिक है. अगर उसको वाटर का फियर है, डर लगता है, वाटर को वो रिपेल करता है, तो वो चीज मैं बोलूंगा कैसी है, हाइड्रोफोबिक है. तो कौन नेचर जो है वॉइस कैसा होगा ये हमको प्रॉपरली पता होना चाहिए. मैं बोल रहा हूं हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक होगा, जो टेल्स होंगे वो कैसे होंगे, हाइड्रोफोबिक होंगे. नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेड्स आर ऑलवेज डायरेक्टेड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन एंड टेल्स आर इन द इनवर्ड डायरेक्शन. हेड हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, टेल्स हमेशा इनवर्ड डायरेक्शन में है, एंड टेल इज एट द राइट एंगल टू द सरफेस. मान लो कि ये फॉस्फोलिपिड के लेयर का क्या हो गया, सरफेस हो गया, और इस सरफेस को राइट एंगल्स में आपके टेल आपको देखने को मिलेंगे.
तो इस तरह का अरेंजमेंट होता है फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर का। और जैसे मैंने बोला कि अभी अंदर की तरफ देखो, आपको यहां पे येलो कलर्स में कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। ओके, तो यहां पे मैं भी शो कर देता हूं, ये अंदर की तरफ अभी जो मैंने येलो कलर में कुछ शो किया है, दीज आर द प्रोटीन्स। ये जो है वो कौन है, आपके प्रोटीन्स है। द प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन योर सेल मेम्ब्रेन आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स आपको यहां पे देखने को मिलेंगे, और वो भी बहुत सिंपल है। ओके, देख लेते हैं कौन से हैं। इसमें जो पहला टाइप है उसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, या फिर उनको आपको क्या बोलना है, इंटीग्रल प्रोटीन्स। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ओके, द प्रोटीन्स विच आर वेरी टाइटली हेल्ड बाय द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। दोनों लेयर्स के बीच में वो प्रोटीन बहुत टाइटली पकड़ के रखे उसने, उनको वहां से रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत इजीली हम उसको वहां से निकाल नहीं सकते, रिमूव नहीं कर सकते हैं। ऐसे प्रोटीन्स को क्या बोलना है, इंट्रिंसिक या फिर इंटीग्रल प्रोटीन, ऐसा बोलना है। ओके, जो दूसरा टाइप है वो है आपके एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, या फिर इनको हम बोलेंगे पेरिफेरल प्रोटीन्स। या तो एक्सट्रिंसिक बोल सकते हो, या तो क्या बोल सकते हो, पेरिफेरल बोल सकते हो। जो प्रोटीन्स लूजली पकड़ के रखे फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर ने, उनको आप बहुत इजीली रिमूव कर सकते हो वहां से। अगर ऐसा है तो इनको क्या बोलना है, एक्सट्रिंसिक या फिर पेरिफेरल प्रोटीन्स। एंड तीसरा जो टाइप है, फाइनल वन, कॉल्ड एज टनल प्रोटीन्स। यहां पे देखो, वापस एक बार मैं जाने वाला हूं। ओके, ये जो स्ट्रक्चर यहां पे दिख रहा है आपको, ये टनल प्रोटीन है। मतलब मान लो कि ये फॉस्फोलिपिड के 2 लेयर्स है और एक प्रोटीन यहां पे ऐसा है। जनरली अगर ये 2 लेयर है और अंदर प्रोटीन है, और मैं उसको अगर ऊपर से देख रहा हूं तो मुझे नीचे के जो प्रोटीन्स है वो नहीं दिखेंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि कुछ प्रोटीन्स का अरेंजमेंट इस तरह है, यहां पे हमको दिख रहा है। ओके, तो ये जो प्रोटीन है ये सीधा आपको सरफेस से दिखता है, बाहर से ही। या तो वो एक सरफेस से विजिबल होगा या फिर दोनों सरफेस से विजिबल होगा, साइज में सबसे बड़े होते हैं। ओके, सो दीज टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर नोन एज टनल प्रोटीन्स। ऐसे प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, टनल प्रोटीन्स ऐसा बोलते हैं। तो ये 3 अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स आपको सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और ये था आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत सिंपल था। ओके, एक 2 मिनट में इसको रिवाइज कर देता हूं। ओके, थोड़ा सा, यस, ये पूरा आपके सामने आ गया। अभी डायग्राम्स को थोड़ा साइड में हटा देते हैं सो दैट ये समझने में आसानी हो जाएगी हमको। ठीक है, चलो, तो ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको मैंने सेल मेम्ब्रेन भी बोला, या फिर क्या बोला उसको, प्लाज्मा लेमा भी बोला हुआ है। ओके, देन ये केमिकली किससे बना होता है, लिपोप्रोटीन से बना होता है, लिपिड्स और प्रोटीन से। और इसका स्ट्रक्चर जो है, इट वाज एक्सप्लेन बाय विच टाइप ऑफ मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने प्रपोज किया, 2 साइंटिस्ट के नाम बताए मैंने आपको, सिंगर एंड निकोलसन। ओके, उसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट सिंगर एंड निकोलसन, आपके जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसके अंदर फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर है। मतलब कितने लेयर होते हैं, 2, और उन दोनों लेयर्स के बीच में कौन एम्बेडेड होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। हर फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल जो है, ओके, यहां पे बड़ा कर देता हूं, हर फॉस्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल है, ये देखो यहां पे देखने को मिल रहा है, इट हैज अ हेड एंड 2 टेल्स। राउंडेड हेड दिख रहा है यहां पे, नीचे की तरफ 2 टेल्स दिख रहे हैं। जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक है, जो टेल्स है वो हाइड्रोफोबिक है। हेड्स आर डायरेक्टेड आउटवर्ड, टेल्स आर डायरेक्टेड इन द इनवर्ड डायरेक्शन। हेड बाहर की तरफ है, टेल जो है वो अंदर की तरफ होते हैं। टेल हमेशा सरफेस को कौन सा एंगल में होती है, राइट एंगल में होती है। और फिर इसके बीच में यहां पे आपको क्या मिलता है, प्रोटीन्स। और सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन जो है वो कितने टाइप्स के बताए मैंने आपको, 3 अलग अलग टाइप्स के बताए। ओके, जिसमें जो पहला टाइप है आपका वो कौन सा था, इंट्रिंसिक या फिर इंटीग्रल। देखो मीनिंग तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जो फॉस्फोलिपिड लेयर के बीच में बहुत टाइटली पकड़ के रखे गए हैं, उनको रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट है। ऐसे प्रोटीन्स को हम क्या बोल रहे हैं, इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी हैं जो फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर ने लूजली पकड़ के रखे हैं, उनको हम बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं। उनको आपको बोलना है एक्सट्रिंसिक या फिर पेरिफेरल प्रोटीन्स। एंड देयर आर सम प्रोटीन्स व्हिच आर हैविंग अ वेरी लार्ज साइज, बहुत बड़े साइज में है। दे रन अक्रॉस एंटायर थिकनेस ऑफ दैट मैट्रिक्स। ओके, दोनों लेयर के पूरे थिकनेस के अक्रॉस वो रन कर रहे हैं,
और वो आपको सीधा सरफेस से विजिबल है, सरफेस के ऊपर से ही दिख सकते हैं, आइदर विजिबल फ्रॉम वन सरफेस और बोथ द सरफेसेस, एक ही सरफेस से दिख सकते हैं या फिर दोनों से दिख सकते हैं, दोनों से विजिबल हो सकते हैं। ऐसे प्रोटीन्स को आपको बोलना है कौन से प्रोटीन्स? टनल प्रोटीन्स। और ये था आपका इन शॉर्ट द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ओके, आप लोगों को लगा होगा कि सर ये तो ठीक है अभी खत्म हो गया सेल मेम्ब्रेन, नहीं, अभी इसके फंक्शंस हमको देखने हैं, तो शॉर्ट में इसके फंक्शंस देखेंगे। ओके, नंबर ऑफ फंक्शंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज टू परफॉर्म। ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले फंक्शन की, और आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे पहला फंक्शन क्या होगा? तो आई कैन से इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल। ये आपके सेल को क्या प्रोवाइड कर रहा है? शेप प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। अभी कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया होगा, वॉइस का कुछ इशू है तो देखो आपके यहां पे थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो सकता है। ओके, एक बार चेक कर लो, क्योंकि यहां पे आई थिंक एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ओके है। इंटरनेट कनेक्शन भी एक्सीलेंट कनेक्शन दिखा रहा है। तो जहां पे ऑडियो का थोड़ा सा इशू है तो आपका इंटरनेट कनेक्शन एक बार चेक कर लो। ओके, चलो मैं बात कर रहा हूं आपके सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस की। तो पहला फंक्शन क्या बताया मैंने आपको? इट इज गोइंग टू प्रोवाइड अ शेप टू द सेल। और कुछ लोगों के दिमाग में ये ऑलरेडी आ गया होगा कि सर आपने बताया सेल वॉल भी शेप प्रोवाइड करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी करता है, सो एक्चुअल में कौन कर रहा है? अगर वो प्लांट सेल होगी तो उसका शेप सेल वॉल के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन अगर वो एनिमल सेल है तो वहां पे तो सेल वॉल नहीं है, तो एनिमल सेल का जो शेप है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। इसीलिए कहा इट प्रोवाइड्स अ डेफिनाइट शेप टू द सेल। दूसरा पॉइंट हम यहां पे ये ध्यान में रखेंगे, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू प्रोटोप्लाज्म। जो सेल के अंदर एक लिविंग सब्सटेंस है जिसको क्या बोलते हैं हम? प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी है, ओके, वो सब प्रोटोप्लाज्म है, और इस प्रोटोप्लाज्म को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरीज। मैकेनिकल इंजुरीज से प्रोटेक्शन देने का काम जो है वो कौन करता है? आपका सेल मेम्ब्रेन करता है। ओके, सो एक बार वापस लिख देता हूं सो दैट ये समझ में आ जाएगा आप लोगों को। थोड़ा सा प्रॉपर्ली लिखेंगे। ओके, यस, चलो तो बात करते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? आपके सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में। पहला फंक्शन मैंने बताया कि ये आपके सेल को प्रॉपर क्या प्रोवाइड कर रहा है? शेप। दूसरा फंक्शन मैंने बताया व्हाट इट इज प्रोवाइडिंग? प्रोटेक्शन टू व्हाट? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटेक्शन जो है वो किसको दे रहा है? वो प्रोटोप्लाज्म को फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरीज। ये दूसरा फंक्शन है। ओके, देन तीसरा फंक्शन में ये ऐसा बोल सकता हूं कि मान लो कि ये आपका प्रोटोप्लाज्म है जिसके अंदर सब कुछ होगा, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ऐसा बहुत कुछ है, और ये आपका बाहर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने एक्चुअली क्या किया? इट विल सेपरेट द प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट। ये जो अंदर का प्रोटोप्लाज्म है उसको बाहर के एनवायरमेंट से उसने क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। एंड इट मेंटेन्स इंडिविजुअलिटी ऑफ सेल। आपके सेल की क्या मेंटेन कर रहा है? ये इंडिविजुअलिटी, सेल को खुद का एग्जिस्टेंस मिल रहा है। ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसको हटा देंगे सेल मेम्ब्रेन को तो ये अंदर का सारा मटेरियल एनवायरमेंट में मिक्स हो जाएगा। अगर ये एनवायरमेंट में मिक्स हो गया तो आप नहीं बता पाओगे कि ये सेल है या नहीं है। ओके, तो मैं बोल रहा हूं कि सेल को जो उसका एग्जिस्टेंस मिला है, ओके, वो उस आउटर बाउंड्री की वजह से है। तो वापस एक बार बोल रहा हूं मैं, उसने आपके प्रोटोप्लाज्म को क्या कर दिया है? सेपरेट कर दिया है उसके बाहर के एनवायरमेंट से, और जिसकी वजह से आपके सेल की क्या मेंटेन हो रही है? इंडिविजुअलिटी। देन अगला फंक्शन में यह बता सकता हूं, यह अलग अलग सेल्यूलर फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, जैसे कि सेल्यूलर सिक्रीशन, उसके बाद है सेल्यूलर एब्जॉर्प्शन, या फिर हम बोल सकते हैं सेल्यूलर एक्सक्रीशन। बाहर अगर कोई मटेरियल है, अगर ये मटेरियल अंदर जा रहा है तो मैं बोलूंगा कि सेल ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये जो एब्जॉर्प्शन है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर।
ओके सॉरी, ये जो एब्जॉर्प्शन की मैं बात कर रहा हूं वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आपके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। ओके, मान लो कि आपके सेल के अंदर कुछ मटेरियल बन रहा है और वो सेल्स बाहर रिलीज कर रहे हैं। ओके, अगर सेल के अंदर कुछ मटेरियल बन रहा है वो सेल से बाहर रिलीज हो रहा है तो ये हो गया आपका सिक्रीशन। अगर सेल के अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल्स बन रहे हैं और वो वेस्ट मटेरियल सेल के बाहर डाले जा रहे हैं तो ये हो गया आपका एक्सक्रीशन। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, सेल कुछ एब्जॉर्ब कर रही है, कुछ सिक्रीट कर रही है या फिर वेस्ट मटेरियल्स को बाहर डाल रही है, मतलब एक्सक्रीशन हो रहा है। ओके, तो ये सारी चीजें जो है ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंट्रोल में है। इसका नेचर होता है सेमी परमिएबल। ये पूछा गया है, ये पता होना चाहिए। ओके, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी 3 मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया है, तो आपके सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है? सेमी परमिएबल है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। ओके, देन आगे आपने अभी कहा कि आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीन्स। सो दीज प्रोटीन्स एक्ट एज एंजाइम्स फॉर मेनी सेल्यूलर रिएक्शंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वापस एक बार बोल रहा हूं, आपने अभी कहा कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? कुछ प्रोटीन्स है, लिपोप्रोटीन से बना है। तो वो जो सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स हैं वो आपके सेल में जो रिएक्शन चल रहे हैं उन रिएक्शंस के लिए किसका काम करते हैं? एंजाइम का। एंजाइम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटलिस्ट होता है ये। कैटलिस्ट ये वर्ड शायद आपने सुना होगा। ओके, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाता है विदाउट गेटिंग यूज देमसेल्फ, वो खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, दे आर जस्ट एक्सेलरेटिंग, स्पीडिंग अप द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपके सेल के अंदर जो रिएक्शन चल रहे हैं हर मोमेंट पे कुछ ना कुछ तो हो रहा है सेल के अंदर, तो हर रिएक्शन के लिए मुझे एंजाइम की जरूरत है। और ये सारे एंजाइम्स एक्चुअली क्या होते हैं? प्रोटीन्स, जो आपके कहां पे हैं? सेल मेम्ब्रेन में है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अगला फंक्शन क्या बोल सकते हैं हम? दिस सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। मतलब जैसे आपके सेल के अंदर न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो मैं नाम ले रहा हूं, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। ये सारे अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स हैं। इनका जो फॉर्मेशन है, इनको बनाने का जो काम है, वो कौन कर रहा है? आपका सेल मेम्ब्रेन कर रहा है। ओके, देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन intake of molecules either by active or passive absorption। अभी ये 2 और इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो बेसिक्स में आते हैं। कोई भी मटेरियल सेल के अंदर जा रहा है, सेल मटेरियल इनटेक हो रहा है, और वो इनटेक कौन से प्रोसेस से हो रहा है? या तो एक्टिव या तो पैसिव। अभी ये बता देता हूं कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। डिफरेंस इज एक्सट्रीमली सिंपल। अगर किसी चीज को अगर परफॉर्म करने में कोई भी एनर्जी नहीं लग रही है आपको, दैट प्रोसेस इज पैसिव। और अगर किसी चीज को परफॉर्म करने में आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो वो चीज एक्टिव है। एकदम सिंपल सा मीनिंग दिमाग में फिट कर लो। अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, पैसिव प्रोसेस है। अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो वो प्रोसेस क्या है? एक्टिव। थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि ये आपकी सेल है, सेल के अंदर है ग्लूकोज, यहां पे लिख देता हूं, और सेल के बाहर भी ग्लूकोज है। बाहर ग्लूकोज की क्वांटिटी ज्यादा है, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है। सेल के अंदर वो कम है, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन लो है। तो मटेरियल्स हैव नेचुरल टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये तो पढ़ा होगा कहीं पे। मटेरियल जो है उनके हायर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन की तरफ मूव करते हैं। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इस चीज को क्या बोलते हैं हम? डिफ्यूजन ऐसा बोलते हैं। तो ग्लूकोज जो है वो अंदर चला जाएगा, नेचुरली होगा, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगने वाली है। तो ये प्रोसेस कैसी हो गई? पैसिव हो गई। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है सेल के अंदर बहुत ज्यादा ग्लूकोज है, हाई है, और बाहर ग्लूकोज की क्वांटिटी कम है, लेकिन फिर भी सेल को ग्लूकोज चाहिए। क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनो एकदम। अंदर ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कम है, स्टिल द सेल वांट्स दैट ग्लूकोज। वो सेल को ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करना है। अभी डिफ्यूजन से तो होगा नहीं। ओके, तो सेल क्या करेगी? कुछ एनर्जी का यूज करके उसको एब्जॉर्ब करेगी। ओके, तो ये एब्जॉर्प्शन हो जाएगा कौन सा? एक्टिव। तो मैं बोल रहा हूं कि ये कोई भी मटेरियल सेल के अंदर जा रहा है
या तो वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन से जा सकता है या तो पैसिव से जा सकता है। सब कुछ सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है या फिर सब कुछ आपके सेल मेम्ब्रेन के कंट्रोल में होता है। ओके, शायद आपने ये भी पढ़ा होगा, द ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, ओके, दे मूव अबाउट बाय सीडोपोडिया। अमीबा की जो मूवमेंट होती है वो किसकी मदद से होती है? सीडोपोडिया की मदद से। सीडो का मतलब है फॉल्स, पोडा का मतलब होता है फीट। ओके, तो कुछ फॉल्स फीट बनते हैं एट द टाइम ऑफ मूवमेंट। ओके, और ये सीडोपोडिया का जो फॉर्मेशन है इट इज विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। वो भी आपके सेल मेम्ब्रेन की मदद से हो रहा है। ये जो अमीबा है इसको कोई शेप नहीं है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं यहां पे, मैं बोलूंगा यहां पे ये सीडोपोडिया है शायद। तो ये सीडोपोडिया जो है वो किसने बनाया है? सेल मेम्ब्रेन ने बनाया है। और कभी कभी ये जो अमीबा है इसके सेल के अंदर अगर कोई मटेरियल जा रहा है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। किसी चीज को निगल जाना, इसको मैं बोल सकता हूं एंडोसाइटोसिस। ओके, तो एंडोसाइटोसिस यूज होता है कहां पे? इनटेक ऑफ फूड एंड वाटर। जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वाटर या फूड का इंटेक कर सकते हैं, कौन से प्रोसेस से? एंडोसाइटोसिस। दिस आल्सो डिपेंड्स ऑन द सेल मेम्ब्रेन। नंबर ऑफ फंक्शंस आर देयर, लेकिन बहुत सिंपल है, शॉर्टकट में एक बार वापस समझाऊंगा मैं। ओके, पहला फंक्शन क्या बताया मैंने? ये आपके सेल को क्या प्रोवाइड कर रहा है? शेप। दूसरी चीज, ये अंदर के प्रोटोप्लाज्म को क्या दे रहा है? प्रोटेक्शन फ्रॉम द मैकेनिकल इंजुरीज। तीसरा फंक्शन हमने बताया कि ये प्रोटोप्लाज्म को बाहर के एनवायरनमेंट से क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है, जिसकी वजह से सेल की क्या मेंटेन हो रही है? इंडिविजुअलिटी। सेल के कुछ फंक्शंस है जैसे कि सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, ये भी आपके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, देन ये इसका नेचर जो है वो कैसा है? सेमी परमिएबल, अलाउज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। बाद में सेल मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन्स है वो किसका काम कर रहे हैं? एंजाइम्स का, फॉर नंबर ऑफ सेल्यूलर रिएक्शंस। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे ऑर्गेनेल्स जो है ओके, वो बनाने का काम भी आपका सेल मेम्ब्रेन कर रहा है। मटेरियल्स का इंटेक हो रहा है एक्टिव या पैसिव प्रोसेस से, वो भी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक्टिव पैसिव क्या है वो भी बता दिया मैंने। अमीबा के अंदर किसका फॉर्मेशन हो रहा है? सीडोपोडिया का, तो वो भी किसकी मदद से हो रहा है? आपके सेल मेम्ब्रेन के। एंड फाइनली ये जो आपका इंटेक ऑफ फूड एंड वाटर है बाय द प्रोसेस ऑफ, यू कैन से, एंडोसाइटोसिस, दिस आल्सो टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट कंप्लीट, विच इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो आई थिंक ये जितने भी कंसेप्ट्स आज आपको बताए, समझाए, पढ़ाए, वो सब लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर यहां तक किसी को कुछ भी डाउट्स हैं तो आप आपके चैट बॉक्स में वो डाउट्स डाल के मुझे पूछ सकते हो। ओके, चलो फटाफट आपके डाउट्स पूछ लो। क्या है बता दो जल्दी जल्दी। समझ में आ गया है सब लोगों को? कल मैंने आपके ग्रुप के ऊपर नोट्स फॉरवर्ड कर दिए हैं, शायद सब लोगों को मिल गए होंगे। ओके, वो नोट्स आपके नोटबुक में आपको ट्रांसफर करने हैं, लिखना स्टार्ट करना है अभी। ओके, नोट्स को कंप्लीट करो। चलो, मीत और चैतन्य को क्लियर है सब कुछ, साक्षी को भी क्लियर है। बाकी के लोग चलो बताओ जल्दी जल्दी। शुभांगी है देर, रुतिका, क्या बात है, मानसी को भी क्लियर है, चिंतामन ठाकरे, ओके, सिद्धि महाजन, क्या बात है, नंदिनी, दीपाली, वेदिका, मीत कह रहा है यस सर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, क्या बात है मीत, वेरी गुड। चलो वेरी गुड ऋतुजा, माधुरी, भास्कर, कुछ भी डाउट्स है तो पूछ लो। चलो, जैसे मैं लास्ट लेक्चर से बोल रहा हूँ, डाउट्स होने चाहिए, डाउट्स पूछने चाहिए। अगर यहाँ पे नहीं पूछ पा रहे हो तो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो, डिस्क्रिप्शन में टीचर का नंबर भी दिया गया है ऑलरेडी वीडियो के, तो आप वहाँ से नंबर लेके सीधा व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मीत, ये थोड़ा सा सेल का कुछ बेसिक्स है वो हम खत्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स जो है ना, देखो हम क्या कर रहे हैं ना, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ, और लाइफ जो है वो क्या है? सेल है। हमारे अर्थ के ऊपर जो लाइफ बनी थी वो सबसे पहले तो सिंगल सेल के फॉर्म में बनी थी, तो सबसे बेसिक चीज़ तो सेल ही है। तो सबसे पहले तो इसको पढ़ लेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद योर फर्स्ट चैप्टर। ओके, तो डोंट वरी।
जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन बेसिक्स क्लियर होने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बेसिक्स क्लियर है तो आगे अंडरस्टैंडिंग में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती है, और जो प्रॉपर लिंक है वो लिंक हमारा सेट हो जाता है। तो ये पूरा लिंक सेटिंग का काम है। मानसी कह रही है सर प्लीज एक्सप्लेन द फंक्शंस वन मोर टाइम। मानसी बहुत सिंपल फंक्शन है, देखो सबसे पहले तो शेप प्रोवाइड कर रहा है वो, ओके उसके बाद प्रोटेक्शन मिल रहा है प्रोटोप्लाज्म को, बाद में वो सेल को उसके एनवायरनमेंट से सेपरेट कर रहा है, एकदम सिंपल सिंपल चीजें हैं, ओके। बाद में मैंने बोला कि सेल से अगर कोई मटेरियल बाहर निकल रहा है तो वो सिक्रीशन है, अगर सेल बाहर से किसी मटेरियल को अंदर ले रही है तो वो क्या है आपका एब्जॉर्प्शन, सेल से अगर वेस्ट मटेरियल्स बाहर डाले जा रहे हैं तो वो प्रोसेस क्या है आपका एक्सक्रीशन। तो ये सब कुछ सेल मेम्ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है। उसका नेचर है सेमी परमिएबल, सॉल्वेंट को अलाउ करेगा, सॉल्वेंट के साथ कुछ स्पेसिफिक सिलेक्टेड सोल्यूट भी पास हो सकते हैं, अंदर जा सकते हैं क्रॉस करके, ओके। देन उसके अंदर प्रोटीन्स है, तो वो प्रोटीन्स किसका काम कर रहे हैं, एंजाइम्स का, जो कहां पे लग रहेंगे आपको, अलग अलग सेल्स के रिएक्शंस में, सेल के अंदर जो भी अलग अलग रिएक्शन हो रहे हैं, तो उन रिएक्शंस के लिए जो एंजाइम की जरूरत है वो कहां से पूरी होगी, तो सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन से, ओके। देन अंदर के जो सेल ऑर्गेनेल्स है, जैसे मैंने बात किया न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स है, इनको बनाने का काम सेल मेम्ब्रेन का है। बाद में मैंने कहा इनटेक ऑफ मटेरियल्स, वापस मटेरियल अंदर जा रहा है, या तो एक्टिव या पैसिव प्रोसेस से, अगर एनर्जी लग रही है तो एक्टिव, नहीं लग रही है तो पैसिव, ये भी डिपेंड करता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। अमीबा में जो सीडोपोडिया बनते हैं वो भी सेल मेम्ब्रेन से बन रहे हैं। अमीबा जो फूड अंदर ले रहा है, वाटर अंदर ले रहा है बाय द प्रोसेस कॉल्ड एंडोसाइटोसिस, तो वो भी आपके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी डिपेंड करता है, ओके। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। वेदिका कुछ पूछ रही है सर व्हाट इज द नेम ऑफ अवर फर्स्ट चैप्टर, ओके। वेदिका ये तो पता चल जाएगा आपको, क्योंकि सबसे पहले तो डाइवर्सिटी नाम का एक चैप्टर होता है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जहां पे हम क्लासिफिकेशन के कुछ सिस्टम्स पढ़ते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली डाइवर्सिटी वाला पार्ट जो है वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे। लिविंग वर्ल्ड नाम का एक चैप्टर है, ओके, जो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले तो हम ये सेल के बारे में डील करने वाले हैं। और किसी को कुछ डाउट्स हैं? चलो कुछ भी डाउट्स है तो जल्दी जल्दी पूछने हैं। मानसी को कोई डाउट नहीं है, क्या बात है मानसी? ठीक है, चलो अगर डाउट नहीं है तो नोट्स को कंप्लीट करो, कुछ डाउट्स आते हैं तो पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो। आज के लेक्चर के लिए यहां पे हम रुकने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।